हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.61 जिसमें वो कह रहे हैं यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड V1 V2 V3 एंड V4 वोल्टेजेस, यानी उसने मेंशन करके रखे हुए हैं। तो इसमें हमें नोड की आइडेंटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नोड ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके उनके वोल्टेजेस मेंशन है। बच्चों, जिस बच्चे को नोड का नहीं पता नोड क्या होता है वो एक लम्हा इस आवाज़ को सुन ले। नोड बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है जी। तो देखें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है। इसी तरह से ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रजिस्टर्स की वायर, और यहाँ पे भी 4 चीज़ों की वायर अटैच है। ठीक है। एक होता है बाइनरी नोड जिसे हम कंसीडर नहीं करते, वो हमारा क्वेश्चन लंबा करता है। तो यही काम आपका क्वेश्चनर भी करता है। ये देखें, इसने एक बाइनरी नोड कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, तो इसने इसको कंसीडर किया हुआ है। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लंबा कर देगा, मुश्किल कर देगा, थोड़ा काम खराब करेगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये इसने एक नोड को ग्राउंड भी किया हुआ है, नीचे एक पूरा सरफेस नोड है। क्योंकि नीचे बच्चों जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है ना, वो हमारे पास होता है सरफेस नोड। नीचे 4 चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये पूरा एक सरफेस नोड है। तो यहाँ पे उसने उसको इस नोड को ग्राउंड कर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे उसने 0 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब तक एक ग्राउंड नोड नहीं होता करंट का फ्लो नहीं बनता। दैट्स वाई एक नोड को ग्राउंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम वन बाय वन ये जो नोड्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे और इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हमें एक काम करना होगा। देखें, इस सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। जो डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं वहीं डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये देखें 2 टाइम्स ऑफ वी ए, यानी ये वी ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और यहीं कहीं वी ए भी मैंशन होंगे। ये वी ए मैंशन है। ये देखें, ये जो वी ए वोल्टेज है ये 2 नोड्स के सेंटर में आ रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरफ इस वी ए का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे। यानी देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल है V3 की तरफ तो V3 प्लस में, नेगेटिव टर्मिनल है V2 की तरफ तो V2 माइनस में। ये बन गई इसकी इक्वेशन। क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है डिपेंडेंट सोर्स की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे वन बाय वन हर नोड पे। केसीएल क्या होता है बच्चों? द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। ये हमारा कहना है, ये यानी बुक वाले का भी कहना है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने किसी भी नोड के ऊपर अगर केसीएल लगाते हैं तो उस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही होंगी उन सब के ऊपर केसीएल अप्लाई करना है, यानी कि उन सब वायर्स की हमने करंट लिखनी है। अब देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बच्चों 2 नोड्स हैं V1 और V3। इन दोनों के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ गया हुआ है, ये 12 वोल्ट का। अगर कोई ऐसी वायर मौजूद हो 2 नोड्स के सेंटर में, जिस वायर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो वहाँ पे सुपर नोड की टेक्निक लगनी होती है, सुपर नोड की बाउंड्री लग जाती है। तो यहाँ पे सुपर नोड का बाउंड्री लग जाएगा। तो ये मैं सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो V1 और V3 के दरमियान एक ऐसी वायर मौजूद है जिसमें 12 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे सुपर नोड लगेगा। तो ये सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो गई। ठीक है जी। अब हम इस सुपर नोड की बाउंड्री की मदद से इसकी पहले इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जिस वायर की वजह से सुपर नोड लग रहा है पहले वो अपनी एक इक्वेशन का निचोड़ निकाल के दे देगी, फिर बाद में इस सुपर नोड की बाउंड्री में जो जो वायर्स आ रही हैं उनके ऊपर केसीएल से एक इक्वेशन बनाई जाएगी। अब देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ गए, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ गए, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ गई। तो अभी के लिए बच्चों मैं इस इक्वेशन को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें टोटल चार इक्वेशंस बनने वाली हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये मसला कर रहा है काम हमारा, या शायद हमारा काम बन जाए। अब ये ना एक कन्फ्यूजन टाइप सा है, क्योंकि इसमें टोटल 4 नोट्स, इन्होंने 4 नोट्स के ऊपर वेरिएबल वोल्टेज मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा इशू बनता तो सही है, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद हमारा काम बन जाए। तो अभी आप ना इसको यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में पता क्या करें, अभी आपने इस इक्वेशन को यहीं पे स्टॉप करें, आगे थोड़ी सी इसके लिए जगह छोड़ दें, बिकॉज इस इक्वेशन को भी हमने सेटल करना है। इसके अंदर कोई एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जो मौजूद नहीं है, जिसके लिए 0 हम मेंशन करेंगे। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा ये हमें पता चलेगा जब हम इस सुपर नोड के ऊपर केसीएल लगाएंगे। तो चलो आओ, अब आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो बच्चों देखो, केसीएल कहता है कि जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा मैं हमेशा
इज इक्वल टू कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता होता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। तो मैं लिविंग करंट्स को इस साइड पे लिखूंगा। अब देखें, इस सुपर नोड की बाउंड्री में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी हमने करंट लिखनी है, सिवाय उस वायर के जिसका हमने निचोड़ लिख लिया, वो है 12 वोल्ट की वायर। अब पहले नंबर पे देखो ये वाली वायर है। अब ये एक लिविंग करंट नहीं है देखो ये सुपर नोड में से बाहर जा रही है, बाहर की जानिब जा रही है 3 एम्पेयर, तो उसको लिखा जाएगा इस साइड पे क्योंकि लिविंग करंट है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की मुझे करंट का पता ही कोई नहीं है, अननोन करंट है, क्योंकि ये एक रजिस्टर वाली वायर है जिसकी हमें करंट का पता ही नहीं है। तो हम ओहम्स लॉ की हेल्प लेंगे लिविंग करंट फार्मूला लगा के। तो लिविंग करंट फार्मूला कैसे लगाते हैं देख लीजिएगा। जिस नोड आप पता क्या करें, जिस नोड के ऊपर केसीएल लगा रहे हैं ना, उसमें से एक करंट को लीव करवाएं अपने ब्रेन के अंदर। हमने इसमें से एक करंट को लीव करवा दिया, तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, V1 माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई इस रजिस्टर में से गुजरी और जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर गई, तो V1 माइनस जीरो और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में। ये होता है लिविंग करंट फार्मूला। अब इसी तरह से देखें, मुझे ये वाली वायर अब रह गई है इस साइड पर, फिर उस साइड पर जाना पड़ेगा क्योंकि सुपर नोड की बाउंड्री में जितनी वायर्स हैं सबकी हमने करंट लिखनी है सिवाय इस वायर के। तो लिहाजा अब ये वाली वायर है, तो मुझे इसकी भी करंट का नहीं पता, तो मैं फिर से लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई V1 में से जाके एंटर करके V2 में, तो ये आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। ठीक है जी। उसके बाद अब इस साइड पे आते हैं हम। तो देखिए जब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे, तो यहाँ पे टोटल ये वाली पहले नंबर पे ये वाली वायर लेते हैं। तो देखो ये एंटरिंग करंट है, ये सुपर नोड की जानिब एंटर कर रही है, तो लिहाजा इसको लिखेंगे हम इस साइड पे, एंटरिंग करंट इस साइड पे लिखनी है। उसके बाद हमारे पास दो वायर्स बचती हैं, एक ये नीचे वाली और एक ये वाली। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला, तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस। तो करंट जाके जीरो में एंटर, तो V3 माइनस जीरो और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 1 है। उसके बाद लास्ट वायर बचती है ये वाली, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाया, उसी वक्त लिख दिया V3 माइनस, जाके V2 में एंट्री, तो V3 माइनस V2 ओवर 8। ठीक है जी। तो ये आपने लिख दी। और बच्चों देखो ये काम तो हमने करना ही करना था, लेकिन इससे पहले हमें एक और काम कर लेना चाहिए था। ये V4 की ना एक वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है। देखो जब कभी ऐसा हो ना कि दो नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा हो और उन दोनों नोड्स में से कोई एक नोड जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें पता हो, जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये मैटर नहीं करता। तो लिहाजा पता क्या होगा कि V4 और 0 के दरमियान में ये आ रहा था, तो मुझे किसी एक की वैल्यू मिल जानी है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिखूंगा, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में लिखूंगा, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू लिखूंगा 2VA। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि V4 बराबर है 2VA के। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब यानी जब हमें V4 फाइंड आउट करना होगा हमें VA की वैल्यू चाहिए होगी, और VA कैसे फाइंड आउट हो सकता है, V3 माइनस V2 करके। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जो भी हम काम कर रहे थे। देखें ये तीन हमारे पास ये जो बटे बन रहे हैं इनका क्या एलसीएम हो सकता है। 24 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं इनको ज़रब दूँ तो इन सब का बटा कैंसिल हो जाता, तो मैं पूरी होल इक्वेशन को 24 से ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 24। ठीक है जी। यहाँ पे 3 के साथ 24 ज़रब होगा तो कितना बन जाएगा, 24 3 बार 72 होता है जितना मुझे पता है। मैं वैसे कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लेता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 जी 72। देखें बच्चों ये 72 होगा, दूसरी जानिब जाके माइनस 72 हो चुका होगा। ठीक है जी, मैं यानी इस साइड से उस साइड पे उसको ले गया। फिर यहाँ पे 24 ज़रब होगा इसके साथ, 4 एक बार 4 6 बार 24, 6 ऊपर ज़रब खा जाएगा। फिर यहाँ पे 24 ज़रब खाएगा, 6 एक बार 6 4 बार 24, 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा। फिर यहाँ पे 24 तो पूरा का पूरा ज़रब खा रहा है, देखो बटे में तो है ही 1, तो 24 V3 बन जाएगा। यहाँ पे 24 आया तो 8 एक बार 8 3 बार 24, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। और इस साइड पे था 4 के साथ 24 जब ज़रब खाएगा तो 96 मेरे ख्याल में होता है, फिर भी चेक कर लिया मैंने 96 ही होता है, तो ये 96 ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस 96, क्योंकि 96 तो उधर ही रहा है ना, तो ये उधर डिलीवर हुआ है। अब इनकी तरतीब बनाएं, देखें 6 और 4 10 10 V1 V2 देखें अब -4 V2 और ये -3 V2, -4 और -3 -7। अब V3 इकट्ठे कर लें, ये देखें 27 बनता है।
और इज इक्वल टू का देखा जाए तो 96 में से 72 माइनस कर दिया जाए 24 बचता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जी। ठीक है जी, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 इसलिए कहा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आपकी ऑलरेडी बनी हुई है सुपर नोट की मदद से। तो वो आप कैसे सेट करोगे उस इक्वेशन को, देखो मैंने कहा था एक वेरिएबल आपको दूसरी इक्वेशन में पता चलेगा कौन सा मिस है। तो देखें वो V2 उसमें नहीं है, यानी हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख लेंगे V1 प्लस ज़ीरो V2, यानी कि इसमें V2 का वेरिएबल ज़ीरो है, माइनस V3 इज इक्वल टू 12, और इसको कह देंगे इक्वेशन 1, बिकॉज हमें पता है कि जब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो इन सब की तरतीब सेम होनी चाहिए। अब हम बच्चों देखें सुपर नोट की वजह से इन दोनों नोट्स पे KCL लग गया, ठीक है, और इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू ही पता चल गई इसकी एक वायर की वजह से, तो इसके ऊपर तो KCL लगने से रहा, पीछे रह गया ये वाला नोट। तो मैंने आपको बताया हुआ है जितने वेरिएबल्स होते हैं तकरीबन उतनी ही इक्वेशन बनाई जाती हैं। तो ये तो 2 बनी है, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, दूसरे नोट की मदद से। अब हम अप्लाई करेंगे KCL नोट 2 पे, ये V2 वाले पे। तो देखें आपने ये लिख लेना है अप्लाई KCL एट नोट 2। तो पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं ना पता क्या है, तो लिहाजा वही तरीका कार लिविंग करंट फार्मूला, मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके ये V1 में एंटर हुई तो V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 6। उसके बाद बारी आती है देखें ये नीचे वाली वायर की, अब यहाँ से भी एक करंट को लीव करवाते हैं तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके ये करंट एंटर करेगी V4 में, तो V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 10। उसके बाद लास्ट वायर बचती है ये वाली, तो मुझे इसकी भी करंट का नहीं पता, तो V2 माइनस V3/8। ठीक है जी, सारा आपके सामने काम कर रहा हूँ, कोई मैंने कोई आगे पीछे करके नहीं काम किया। अब असल में यहाँ पे एक वेरिएबल है जो हमें तंग कर रहा है, वो है V4, क्योंकि V4 का तो हमारा कोई अभी प्रीवियस इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं था, तो लिहाजा आपने इस V4 को रिप्लेस करना है 2VA से, और VA को रिप्लेस कर देना यहाँ इस चीज़ से, ठीक है, V3 माइनस V2 से, तो आपका वही वेरिएबल बन जाएगा और आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उससे पहले एक और मसला है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि LCM क्या बनता है, कोई ऐसा नंबर जिससे ज़रब देने से ये बटे ख़त्म हो जाए। तो मेरी नज़र में अभी यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है जी, 10 का, 6 का और 8 का LCM। तो ये देखें मैं साइड पे आपके सामने ही निकालूंगा, 8, 6 और ये 10, 2 के पहाड़े से पहले सारे जाएंगे, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, फिर 4, फिर 3 और 5, ये ऐसे बनेंगे। 2 8 बार सॉरी 2 4 बार 8, 8 3 बार 24, 24 5 बार 24 5 बार जी कितना होता है 120। बच्चों इसका LCM 120 है, मुझे 120 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग बाय 120, क्योंकि उससे ज़रब दूंगा तो ये बटे कैंसिल हो जाएंगे। अब 120 से ज़रब देने लगे हैं, देखें यहाँ पे जब 120 ज़रब होगा तो 6 एक बार 6, 2 बार 12 और 20 बनेगा, तो 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20V2 माइनस 20V1। यहाँ पे जब 120 इसके साथ ज़रब खाएगा 0 0 से कटेगा, 12 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 12V2 माइनस 12V4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2VA। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जब 120 ज़रब खाएगा तो देखते हैं कितना बनता है, 120 डिवाइडेड बाय 8, तो 15 बचेगा, 15 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 15V2 माइनस 15V3 और इज इक्वल टू में है ही 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करते हैं, पहले V1 का वेरिएबल इकट्ठा करते हैं। देखें जी ये V1 का वेरिएबल एक ही है, इसमें तो माइनस 20 V1 शुरू में आ गया, V2 वाले इकट्ठे करें 20 जमा 12, ये हो गया हमारे पास 32, 32 में और 15 जमा करें तो 32 जमा 10 हो गया हमारे पास 42, 42 5 47, ये बन जाएगा 47 V2, और लास्ट में ये 15 है, 15V3। ठीक है जी, माइनस 15V3, और अब इसके साथ उलझते हैं, ये जो लास्ट में रह गया ये वाला 24VA बन रहा है ना। तो देखो बच्चों माइनस 24 इंटू VA, तो VA देखो वो है हमारा माइनस 24 इंटू VA, माइनस 24 इंटू VA की क्या वैल्यू है V3 माइनस V2। तो मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख के दिखाने लगा हूँ, या चलें आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ, माइनस 24 इंटू हमने जब VA की जगह वैल्यू पुट की तो आ गया V3 माइनस V2 ऐसे। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई। अब इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो देखें क्या बनता है, माइनस 20V1, V2 ऐसे ठीक ही था ना 32 और हाँ 47 ही है, ठीक ही है। तो V2 का कितना बनता है ये देखें, माइनस माइनस प्लस
24 प्लस 24 V2 बन जाता है। तो 24 V2 जब इसमें जमा होगा 47 में, तो 47 जमा 24 कितना बनता है? 71। 71 बन जाता है बच्चों इसमें वेरिएबल V2 का। उसके बाद V3 की बात करूं तो ये देखो -24 V3 -15, तो -15 और -24 ये मेरे ख्याल में -39 आ जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, -39 V3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ज़रा देख लीजिएगा। इनके साथ जो कांस्टेंट्स लिखे होते हैं पहले वो लिखे जाते हैं 1 हर इक्वेशन में, ठीक है जी। फिर 0 है, फिर -1 है। तरतीब हर इक्वेशन में वेरिएबल की सेम हो। फिर ये 10 है इसके साथ -7 है, इसके साथ 27 है। फिर यहाँ पे -20 है, 71 है और फिर -39 है। फिर इनके वेरिएबल्स को हम कॉलम वाइज लिखते हैं, V1 V2 V3। फिर इज़ इक्वल टू में इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स लिखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन का आपको नज़र आ रहा है 12 है, दूसरी इक्वेशन का हमारा 24 नंबर है और तीसरी इक्वेशन का 0 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनके आंसर बता देता हूँ किस फॉर्म में आते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जाता है तो आप हमारी जाके वीडियो एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व करने का तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर आपको इस तरह से जवाब दे देता है, फर्स्ट V1 का, सेकंड V2 का और थर्ड V3 का। तो V1 मेरे पास आया जी, V1 इज़ इक्वल टू 9.7 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। V2 मेरे पास आ रहे हैं 1.45 और V3 हमारे पास आ रहे हैं -2.32 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपके पास आए हैं। हमारा बस इतना काम नहीं था, उसने हमें बोला हुआ है V4 भी फाइंड आउट करें, क्योंकि ये लिखा हुआ है एंड V4। तो V4 बराबर थे 2 टाइम्स ऑफ VA और VA बराबर है V3 - V2। तो लिहाजा हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे। देखें V4 अगर बराबर है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ VA, तो लिहाजा VA अगर हमारे पास बराबर है V3 - V2, तो यहाँ पे ये पुटिंग हो जाएगी V3 - V2 इसकी जगह, और फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो V3 कितनी है? -2.32 है और माइनस सेंटर में फिर 1.45, और इसको सॉल्व करके देख लें और आपको आंसर मिल जाएगा इसका भी। तो 2 इंटू -2.32 -1.45 एंड -7.54 वोल्ट आपका आंसर आ गया इसके लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।